हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों 22 नवंबर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम लोग करेंगे डिस्कस। और पहला प्रश्न जो है वो 2020 के बुकर पुरस्कार से संबंधित है। बुकर पुरस्कार, जिसको मैन बुकर पुरस्कार भी कहा जाता है। और बुकर पुरस्कार पाने की जो एलिजिबिलिटी है उसमें सबसे पहले तो ये होती है कि आप कॉमनवेल्थ कंट्रीज के सिटीजन हो या फिर आयरलैंड के सिटीजन हो। यानी कि अगर आप कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज हैं या फिर आयरलैंड कि अगर आप सिटीजन हैं तभी आप बुकर पुरस्कार को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि जो किताब लिखी गई हो जिसके लिए आपको बुकर पुरस्कार प्रदान किया जाएगा वो मूल रूप से इंग्लिश में लिखी गई हो। तो ये दो एलिजिबिलिटी जरूरी है। अब यहाँ पर जो प्रश्न है फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है। तो दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये जीता है डगलस स्टुअर्ट ने। डगलस स्टुअर्ट जो हैं ये रहते हैं कहाँ पर, न्यूयॉर्क में, और स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं। हालांकि अंतिम रूप से 6 लोगों को चयनित किया गया था इस पुरस्कार के लिए, जिसमें भारतीय मूल की एक लेखिका हैं अवनी दोषी, उनको भी शामिल किया गया था। लेकिन ये जो बाजी मारी है वो डगलस स्टुअर्ट ने मारी है। और इन्होंने जो किताब लिखी है उसका नाम है सगी वेन। सगी वेन। हालांकि दोस्तों बहुत ही धैर्य के साथ इन्होंने ये किताब लिखी है। कुल मिला के 10 वर्ष लगे इनको यह किताब लिखने में। तो क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार किसने जीता। जवाब होगा डगलस स्टुअर्ट ने। अब थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं डगलस स्टुअर्ट के बारे में। तो ये न्यूयॉर्क में रहते हैं, मूल रूप से स्कॉटलैंड के निवासी हैं। और ये जो किताब है उसका नाम है सगी बेन, जिसके लिए इन्हें 2020 का बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। और जो अवनी दोषी हैं जिनकी किताब अंतिम 6 में जो है शॉर्टलिस्ट की गई थी, किताब का नाम था बर्न्ड शुगर। ठीक है। और बुकर पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1969 में। और ये जो इंग्लैंड की बुकर मैकोनल कंपनी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 60,000 पाउंड की राशि इसमें जो विजेता लेखक को दी जाती है। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वर्ल्ड टेलीविजन डे मनाया गया। टेली मतलब दूर, विजन माने देखना, तो दूरदर्शन दिवस हाल ही में कब मनाया गया। तो दोस्तों ये मनाया गया 21 नवंबर को। कब मनाया गया? 21 नवंबर को। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो दिवस है इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा आहूत किया गया था। क्योंकि 21 नवंबर को क्या हुआ था, 21 नवंबर 1996 को पहले विश्व टेलीविजन फोरम की स्थापना की गई थी। इसलिए प्रतिवर्ष 21 नवंबर को टेलीविजन डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। एक बात और भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 21 नवंबर जिस दिन वर्ल्ड टेलीविजन डे होता है उसी दिन वर्ल्ड फिशरीज डे, मछली से संबंधित मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ल्ड फिशरीज डे भी मनाया जाता है। ठीक है। और वर्ल्ड हालो डे भी इसी दिन होता है। यानी कि 21 नवंबर को 3 दिन हो गए, एक वर्ल्ड फिशरीज डे, वर्ल्ड टेलीविजन डे और वर्ल्ड हालो डे। समझ गया। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की 17वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ किसने लिखी है। प्रोटेम स्पीकर। दोस्तों जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं ये अस्थायी स्पीकर होते हैं, तो इनके अभाव में तो मंत्रिमंडल बन ही नहीं पाएगा, तो इसलिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। फिलहाल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जीतन राम मांझी, वो बिहार की 17वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर चुने गए हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट याद रखना आप कि बिहार की वर्तमान विधानसभा ये क्रम में 17वीं है और प्रोटेम स्पीकर बनाए गए जीतन राम मांझी। तो दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए जो प्रोटेम स्पीकर होता है इसमें प्रोटेम जो शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है और इसका जो मतलब होता है प्रो टेम्पो आर, प्रो टेम्पो र। तो इसका मतलब है कुछ समय के लिए, यानी कि अस्थायी। ठीक है। तो अगर राज्य विधानसभा है या लोकसभा है तो उसका स्पीकर जो होता है जो अस्थायी यानी कि कार्यवाहक जो स्पीकर होता है उसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। और प्रोटेम स्पीकर को आम चुनाव या राज्य विधानसभा चुनाव के बाद नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चुने जाने तक सीमित अवधि के लिए कार्य करना होता है। यानी कि जब तक अस्थायी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नहीं आते हैं तब तक प्रोटेम स्पीकर कार्यभार संभालते हैं। अब अगली जो है किताब उसका नाम है ए बकेट ऑफ फ्लावर्स। ए बकेट ऑफ फ्लावर्स। अब ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसकी जो विजेता हैं जिनका नाम आपको बताना है, ये लखनऊ से पहली जो है स्नातक, पहली जो है रिसर्च स्कॉलर है, पहली पीएचडी डिग्री होल्डर है। ठीक है।
और इनका नाम है कृष्णा सक्सेना, जिनकी किताब ए बकेट ऑफ फ्लावर्स का जो है विमोचन किया गया था हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। तो किताब का नाम है ए बकेट ऑफ फ्लावर्स। इसी के साथ एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, जो कि किताब लिखी गई है रामचंद्र गुहा के द्वारा। रामचंद्र गुहा भारतीय इतिहासकार हैं। तो किताब का नाम याद रखना, किताब का नाम है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय नवजात सप्ताह कब मनाया जाता है? नेशनल न्यू बॉर्न वीक, ये कब से कब तक मनाया गया? तो दोस्तों ये जो सप्ताह है ये मनाया गया 15 से लेकर 21 नवंबर तक, 15 से लेकर 21 नवंबर तक। अब इसी के साथ ये भी आप याद रखना कि इसकी थीम क्या रही। तो दोस्तों इसकी जो थीम रखी गई थी वो क्या थी? क्वालिटी, इक्विटी, डिग्निटी फॉर एवरी न्यूबॉर्न एट एवरी हेल्थ फैसिलिटी एंड एवरीवेयर। ठीक है, तो ये थीम है नेशनल न्यूबॉर्न वीक 2020 की। एक प्रश्न और भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान समय में आपने देखा होगा कि मैक्सिमम लोग जरा सा बीमार होते हैं तो फिर वो एंटीबायोटिक दवाएं खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही हानिकारक है। देखिए, जो दर्द निवारक होते हैं और जो एंटीबायोटिक होती हैं इनको तो कम से कम ही खाना चाहिए, क्योंकि ये शरीर को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती हैं। लंबे समय तक अगर कोई व्यक्ति एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रहा है तो उसके शरीर में ऐसी क्षमता उत्पन्न हो जाती है कि फिर एंटीबायोटिक काम नहीं करती है। मतलब आप बीमार हो गए, आप दवाएं ले रहे हैं लेकिन आप ठीक नहीं होंगे। इसलिए एंटीबायोटिक्स दवाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1945 को हुई थी, 18 से 24 नवंबर तक वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल्स वीक के रूप में मनाया गया है। तो ये वीक भी काफी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल द एग्जाम्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डॉक्टर खावला अल रोमैथी। इनका नाम है डॉक्टर खावला अल रोमैथी। इन्होंने 3 दिन में 7 महाद्वीपों की यात्रा की है। अब आपको यह बताना है कि ये किस देश की निवासी हैं। तो दोस्तों ये UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की रहने वाली हैं। हालांकि इनकी जो यात्रा थी वो फरवरी 2020 में, यानी कि 13 फरवरी 2020 को ही इनकी यात्रा जो थी वो सिडनी में पूरी हो गई, लेकिन अब इन्हें इसके लिए अवार्ड दिया गया है जो कि आप देख रहे हैं। तो ये निवासी हैं संयुक्त अरब अमीरात की, और पूरी दुनिया में सबसे कम समय में, दुनिया में इस समय कितने देश हैं? 208। तो सभी 208 देशों की इन्होंने यात्रा 3 दिन में पूरी की है। अच्छा, आपके लिए एक क्वेश्चन है, बताइए आप कि जो बुर्ज खलीफा नामक इमारत है, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत मानी जाती है, इसकी ऊंचाई कितने मीटर है? बुर्ज खलीफा की ऊंचाई कितने मीटर है जो कि UAE में स्थित है? ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसका जवाब अगर आप जानते हैं तो कमेंट कीजिए, और जो लोग कमेंट करेंगे बाकी लोग उसका क्या करेंगे, उसको देख लेंगे, और अगर उत्तर सही है तो लाइक कर देंगे। दुनिया का सबसे कम कार्बन उत्सर्जन करने का श्रेय किस एयरपोर्ट को मिला है? सबसे कम कार्बन उत्सर्जन जो है ये IGI यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के द्वारा किया जाता है, और दुनिया में सबसे कम कार्बन उत्सर्जन कर रहा है IGI दिल्ली। तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और आपको ये भी बता दें कि IGI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1995 में, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं अरविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है इंडियाज ग्रेटेस्ट वर्क प्लेस अवार्ड 2020 से किस कंपनी को सम्मानित किया गया है? इंडियाज ग्रेटेस्ट वर्क प्लेस अवार्ड 2020 से किस कंपनी को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये कंपनी है अमवे। नाम आपने सुना होगा। अमवे चेन मार्केटिंग का काम कर रही है बहुत लंबे समय से, और इसके उत्पाद भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। मूल रूप से अमवे एक अमेरिकन कंपनी है, लेकिन भारत में ये सबसे बड़ी जो है ग्रेटेस्ट वर्क प्लेस अवार्ड से सम्मानित की गई है। और इसके जो CEO हैं उनका नाम है मिलिंद पंत। क्या नाम है? मिलिंद पंत। स्थापना इसकी हुई थी 9 नवंबर 1959 को। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग, वैश्विक रोजगार देने वाला जो रैंक है, ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग 2020 के अनुसार कौन सा भारतीय संस्थान सबसे अधिक लोगों को जॉब देता है? तो दोस्तों इसमें जो सही उत्तर है वो है IIT दिल्ली। IIT दिल्ली से जो लोग पढ़ते हैं उनको, मतलब उनका परसेंटेज सबसे अधिक है जॉब पाने में।
और उसके बाद आपको ये भी बता दें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आईआईटी दिल्ली जो है ये ग्लोबल लिस्ट में 27वें स्थान पर है, ठीक है। और इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? इस रिपोर्ट को जो है जारी करता है फ्रेंच HR कंसल्टेंसी ग्रुप इमर्जिंग एंड टाइम्स हायर, ठीक है। अब जो श्रेष्ठ दुनिया के सबसे अच्छे 3 इंस्टीट्यूट हैं जहां पर पढ़ने के बाद आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी, तो ये 3 जो इंस्टीट्यूट हैं इनका नाम जान लीजिए। ये है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सबसे पहले स्थान पर, यहाँ से पढ़ते हैं तो आपकी जॉब पक्की। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको MIT भी कहते हैं, अगर यहाँ से भी आप पढ़े तो आपकी जॉब पक्की, और हार्वर्ड से पढ़े तब भी आपकी जॉब पक्की। तो ये 3 जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले हैं। हालांकि अगर देश के बारे में बात करें तो सबसे अधिक जो मतलब एम्प्लॉयमेंट देता है जर्मनी देता है, दूसरे स्थान पर चीन भी देता है, तीसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया भी देता है। दक्षिण कोरिया की कंपनी एक मोबाइल कंपनी है, उसका नाम बताइए। और भारत जो है इस क्रम में 15वें स्थान पर है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बहुत सारे इसमें जो पॉइंट्स हैं वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड स्टील ने किस राज्य में सिस्मिक सर्वे कंपैरिजन ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड लॉन्च किया है? ठीक है, सिस्मिक सर्वे कंपैरिजन ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो दोस्तों ये जो सर्वे है ये लॉन्च किया गया है ओडिशा में, ठीक है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों आपको ये भी बता दें कि ये जो सर्वे है वो महानदी बेसिन में किया जाएगा, और इससे क्या होगा कि ओडिशा को सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। ये जो सर्वे है इसमें कुल लगभग 220 करोड़ रुपए लगेंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी रुचि भी होगी इसे जानने में कि ट्रेस द्वारा जारी ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है, यानी कि रिश्वतखोरी में हमारा जो भारत है वो किस स्थान पर है। अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि भारत में जो रिश्वतखोरी है वो चीन, भूटान, पाकिस्तान आदि देशों की तुलना में कैसी है। तो जानकर आपको खुशी होगी कि चीन, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल आदि की तुलना में हमारा जो भारत है वो रिश्वतखोरी में पीछे है, ठीक है। हालांकि रैंक इस बार 2020 में रैंक जो आई है वो आई है 77, जबकि 2019 में रैंक थी 78। तो ये आप याद रखना। एक NGO है जिसका नाम है ट्रेस, उसी ने ये जो इंडेक्स है जारी किया है। भारत की रैंक 2020 में 77, 2019 में 78 थी, और 2020 में भारत की रैंक जो है वो चीन, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और भूटान से बेहतर है। कुल 194 देशों पर यह सूचकांक ट्रेस इंटरनेशनल ने जारी किया है, ठीक है। किस मंत्रालय ने सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज नामक पहल को इनिशिएटिव को शुरू किया है? सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज, तो दोस्तों ये शुरू किया गया है शहरी आवास विकास मंत्रालय के द्वारा, जिसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। तो ये पॉइंट तो याद रखना आप, यूनियन मिनिस्टर कौन है? हरदीप सिंह पुरी। अब एक क्वेश्चन मैं रखता हूं आपके सामने, इसका उत्तर अगर आप जानते हैं तो फटाफट कमेंट करिएगा, और जिसका सही जवाब होगा उसके जवाब को बाकी के लोग भी रिव्यू करेंगे और उसको लाइक कर देंगे। तो क्वेश्चन है, ए अरेंज्ड मर्डर नामक जो किताब है ये किसने लिखी है? किरण देसाई, चेतन भगत, अमीश त्रिपाठी या सिद्धेश्वर राय। तो दोस्तों ये थे आज के सबसे अच्छे करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो प्रतिदिन बने रहिए हमारे साथ। देखिए आगामी कुछ समय में मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो UPSSC की एक परीक्षा होने वाली है जिसको आप पेट कहेंगे, ठीक है। तो ये परीक्षा अगर आप पास कर लेते हैं तो इसमें कुल मिला के लगभग 40,000 पदों के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये परीक्षा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। परीक्षा जो होगी वो मार्च या अप्रैल में होगी। तो अभी से जो करंट चल रहे हैं यही करंट तब की परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए सीरीज यहाँ पर स्टार्ट की गई है कि आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकें। तो प्रतिदिन करंट अफेयर्स को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके अलावा अगर आप UPPCS या फिर UPSSC लेखपाल भर्ती, SSC, RRB, NTPC और बैंक SBI बैंक PO की जो परीक्षा होने वाली है IBPS PO के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जो KVS, NVS और DSSB की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो आपको करंट मिलेगा फ्रेंड्स, उसकी PDF भी आपको दी जाएगी, पूरी व्याख्या भी आपको मिलेगी, और कोशिश की जाएगी कि सबसे सरल तरीके से करंट को आपको समझाया जाए ताकि करंट आप लंबे समय तक याद रख पाएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो
देखिए, वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए प्रतिदिन जो है वीडियोज बनाएं, क्योंकि जो प्रश्न होते हैं फ्रेंड्स, इनको कलेक्ट करना, टाइप करना, फिर वीडियो बनाना, फिर रिकॉर्ड करना, फिर अपलोड करना, बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। आप जैसे 20 मिनट में पूरी करते हैं, 14 मिनट में, 15 मिनट में, उसके लिए हम 2-3 घंटे लगाते हैं, तब जाके आपको ये स्टडी मटेरियल दे पाते हैं। तो अगर आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा, एक शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।